तो आज हम गो प्रोग्रामिंग भाषा के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। डिजाइन पैटर्न्स। हाँ, खास तौर पर गैंग ऑफ फोर के बिहेवियरल पैटर्न्स पर। और वो भी गो के संदर्भ में, जो इसे और भी मजेदार बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये पैटर्न तो 1994 की एक मशहूर किताब से आए हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप कह सकते हैं कि एक तरह से बाइबल मानी जाती है। सही बात है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये लगभग 30 साल पुराने विचार गो जैसी आधुनिक भाषा के लिए कितने प्रासंगिक हैं। मतलब गो तो पारंपरिक क्लास और इनहेरिटेंस का इस्तेमाल भी नहीं करती। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये आज भी समस्याओं को सुलझाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक, कह सकते हैं, ऐतिहासिक अध्याय बनकर रह गए हैं? हाँ, यही पता लगाना है। देखिए, ये सवाल ही इस चर्चा को दिलचस्प बनाता है। गैंग ऑफ फोर कोई गिरोह नहीं था, बल्कि 4 लेखक थे। हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन में बार बार आने वाली समस्याओं के लिए जांचे परखे समाधानों का एक कैटलॉग बनाया था। और गो का दर्शन तो अलग है। बिल्कुल अलग। गो सादगी और सीधेपन पर जोर देता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इन क्लासिक पैटर्न्स का मकसद क्या था, और गो में हम उस मकसद को कैसे हासिल करते हैं। अच्छा। क्या हम सीधे सीधे उन पैटर्न्स को लागू करते हैं, या गो हमें कोई ज्यादा स्वाभाविक, मतलब गो इडियोमैटिक तरीका देता है? ठीक है, इसे समझने के लिए कोई उदाहरण लेते हैं। हाँ, चलिए एक ई-कॉमर्स सिस्टम का उदाहरण लेते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। एक व्यवहारिक उदाहरण से चीजें साफ हो जाएंगी। तो ई कॉमर्स सिस्टम में सबसे पहले दिमाग में आता है चेकआउट प्रोसेस। इसमें कई चरण होते हैं। पहले स्टॉक चेक करो, फिर डिस्काउंट लगाओ, फिर टैक्स, और आखिर में पेमेंट प्रोसेस करो। हाँ, इन सभी चरणों को एक साथ एक ही फंक्शन में लिख देना तो एक भयानक खिचड़ी बनाने जैसा होगा। बिल्कुल, और उसे कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसे साफ सुथरी तरीके से कैसे मैनेज किया जाए? और यही हमारा पहला बिहेवियरल पैटर्न, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम आता है। अच्छा, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, इसकी कल्पना एक असेंबली लाइन की तरह करें। हर स्टेशन अपना एक खास काम करता है और फिर आइटम को अगले स्टेशन पर भेज देता है। ठीक है। इस पैटर्न में हम हर चरण के लिए, मतलब स्टॉक चेक, डिस्काउंट, टैक्स, इन सब के लिए एक अलग हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके। जब चेकआउट का अनुरोध आता है तो वो पहले हैंडलर के पास जाता है। अगर वो उसे हैंडल कर सकता है तो ठीक, नहीं तो वो उसे चेन में अगले हैंडलर को पास कर देता है। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत साफ सुथरा तरीका लग रहा है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। ये पैटर्न तो क्लास और इनहेरिटेंस वाली भाषाओं के लिए बना लगता है, जहाँ एक बेस हैंडलर क्लास होती है और बाकी सब उसे इनहेरिट करते हैं। सही पकड़ा। गो में तो क्लास होती ही नहीं, तो क्या हम गो में ये पैटर्न इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं गो की खूबसूरती सामने आती है। कैसे? गो में हम ये काम इनहेरिटेंस से नहीं, बल्कि कॉम्पोजिशन और इंटरफेस से करते हैं। अच्छा। हम एक हैंडलर इंटरफेस बना सकते हैं जिसमें एक हैंडल रिक्वेस्ट मेथड हो, फिर स्टॉक वैलिडेटर, डिस्काउंट अप्लायर जैसे अलग अलग स्ट्रक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जो सभी उस हैंडलर इंटरफेस को लागू करते हैं। बिल्कुल। और हर स्ट्रक्ट में ये जानकारी भी होगी कि चेन में अगला हैंडलर कौन है। तो मतलब हम बिना इनहेरिटेंस के भी वही लचीली और साफ सुथरी चेन बना सकते हैं। हाँ, और गो का तरीका ज्यादा लचीला भी है, क्योंकि ये हमें रन टाइम पर भी चेन को बदलने की आजादी देता है। अरे वाह, ठीक है। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ने हमारे चेकआउट के चरणों को व्यवस्थित कर दिया। लेकिन अब उस एक्शन के बारे में सोचते हैं जो इस पूरी चेन को शुरू करता है, जैसे प्लेस ऑर्डर बटन पर क्लिक करना। ठीक है। कभी कभी हम चाहते हैं कि इस एक्शन को तुरंत ना किया जाए, बल्कि एक कतार में डाल दिया जाए, या शायद बाद में उसे अंडू करने की सुविधा भी दी जाए। हाँ, ये बहुत आम जरूरतें हैं। तो हम एक एक्शन को एक चीज की तरह कैसे पकड़ सकते हैं? इसके लिए कमांड पैटर्न है। कमांड? ये पैटर्न एक अनुरोध या एक्शन को एक स्टैंडअलोन ऑब्जेक्ट में बदल देता है, जिसमें उस एक्शन से जुड़ी सारी जानकारी होती है। मतलब? तो प्लेस ऑर्डर सिर्फ एक फंक्शन कॉल नहीं, बल्कि एक प्लेस ऑर्डर कमांड ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा। इस ऑब्जेक्ट में वो सारी जानकारी होगी जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए चाहिए। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी भेज सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कतार में लगा सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक मिनट, गो में तो फंक्शंस को भी वेरिएबल्स की तरह पास किया जा सकता है, जिन्हें हम फर्स्ट क्लास फंक्शंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हमें हमेशा एक पूरा स्ट्रक्ट बनाने की जरूरत है? क्या हम सिर्फ एक फंक्शन पास करके ये काम नहीं कर सकते? ये ज्यादा सरल नहीं होगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और गो डेवलपर के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सरल मामलों के लिए आप बिल्कुल सही हैं। सिर्फ एक फंक्शन पास करना ज्यादा साफ, सीधा और गो आइडियोमैटिक तरीका है। तो भाई कमांड पैटर्न क्यों?
लेकिन जैसे ही आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, कमांड पैटर्न चमकता है। मान लीजिए आपको अंडू की कार्यक्षमता चाहिए। अच्छा, हाँ। अब आपको सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि उस एक्शन को उलटने का तरीका भी स्टोर करना होगा। सही बात है। एक कमांड स्ट्रक्ट में एक एग्जीक्यूट मेथड और एक अंडू मेथड दोनों हो सकते हैं। एक साधारण फंक्शन ये नहीं कर सकता। समझ गया। तो चुनाव हमेशा जरूरत पर निर्भर करता है। सादगी के लिए फंक्शन और जटिलता के लिए कमांड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने अनुरोधों को एक चेन में प्रोसेस करना और उन्हें कमांड ऑब्जेक्ट में पैक करना सीख लिया। हाँ। लेकिन हमारे ई-कॉमर्स ऐप में सिर्फ चेकआउट ही नहीं है, कई हिस्से हैं जो एक दूसरे से लगातार बात करते हैं, जैसे इन्वेंट्री सिस्टम, शॉपिंग कार्ट, शिपिंग कैलकुलेटर और शायद एक सिफारिश इंजन भी। हाँ, अगर ये सब सीधे एक दूसरे से बात करने लगे तो ये एक स्पेगेटी कोड का जंजाल बन जाएगा। और उस जंजाल को सुलझाने के लिए मीडिएटर पैटर्न बनाया गया है। मीडिएटर, इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। ATC। हाँ, हवाई जहाज सीधे एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि इससे केओस और टक्कर का खतरा होता है। वे सब ATC से बात करते हैं और ATC उनके बीच समन्वय करता है। अच्छा। सॉफ्टवेयर में मीडिएटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कई दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। तो मतलब कार्ट में कोई आइटम जुड़ने पर कार्ट सीधे इन्वेंट्री को नहीं बताएगा? नहीं, वो मीडिएटर को बताएगा। फिर मीडिएटर की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेंट्री को अपडेट करे और शायद सिफारिश इंजन को भी सूचित करे। मीडिएटर पैटर्न्स तो ये तो बहुत आकर्षक लगता है कि सारी बातचीत एक जगह से हो। लेकिन क्या इससे एक नया खतरा पैदा नहीं होता? कैसा खतरा? क्या वो मीडिएटर ऑब्जेक्ट खुद एक बहुत बड़ा और जटिल गॉड ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, जिसे समझना और मेंटेन करना नामुमकिन हो? ऐसा लगता है जैसे हमने एक जगह की गंदगी साफ करके सारी गंदगी एक ही कोने में जमा कर दी। ये इस पैटर्न का सबसे आम जाल है और एक बहुत बड़ा खतरा भी। इसीलिए मीडिएटर का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? मीडिएटर की जिम्मेदारी सिर्फ कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करने तक ही सीमित होनी चाहिए, बिजनेस लॉजिक को लागू करने की नहीं। मतलब वो सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करे? बिल्कुल। जैसे ही मीडिएटर खुद काम करना शुरू कर देता है, आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गो हमें यहाँ भी एक और विकल्प देता है। वो क्या है? चैनल्स। ओह, गो के चैनल्स। हाँ, कई मामलों में जहां आपको सिर्फ एक हिस्से से दूसरे हिस्से को सूचना देनी है, आप एक केंद्रीय मीडिएटर ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय एक चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ये बहुत हल्का फुल्का होता है और गो के कंकरेंसी मॉडल में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। तो फिर से गो हमें क्लासिक पैटर्न का एक वैकल्पिक, ज्यादा सरल समाधान दे रहा है। ये बहुत दिलचस्प है कि गो के अपने फीचर्स इन पैटर्न्स को कैसे एक नया रूप दे रहे हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे ई-कॉमर्स ऐप में डिस्काउंट की बात करते हैं। ठीक है। हमारे पास कई तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं, कभी 10% की छूट, कभी 500 रुपए की सीधी छूट, या शायद 2000 रुपए से ज्यादा की खरीद पर मुफ्त शिपिंग। हाँ, और ये नियम बदल भी सकते हैं। हम अपने कोड को कैसे लचीला बना सकते हैं ताकि नए डिस्काउंट नियम जोड़ना आसान हो और पुराने कोड में कोई बदलाव ना करना पड़े। बिल्कुल। इस समस्या का क्लासिक समाधान है स्ट्रैटेजी पैटर्न। स्ट्रैटेजी। ये पैटर्न कहता है कि एल्गोरिदम के एक परिवार को परिभाषित करो, हर एक को एक अलग क्लास में रखो और उन्हें आपस में बदलने लायक बनाओ। तो हम एक डिस्काउंट स्ट्रैटेजी इंटरफेस बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। फिर परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट जैसे अलग अलग स्ट्रक्ट बना सकते हैं जो इस इंटरफेस को लागू करते हैं। और चेकआउट के समय हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी स्ट्रैटेजी चुन सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। एकदम सही। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि गो में ये फिर से इंटरफेस के जरिए बहुत खूबसूरती से लागू होता होगा। बिल्कुल। ये गो के दर्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक्सेप्ट इंटरफेसेस, रिटर्न स्ट्रक्ट्स। अच्छा, इसके बारे में और बताइए। हमारा चेकआउट फंक्शन किसी खास तरह के डिस्काउंट पर निर्भर नहीं करता। वो सिर्फ किसी भी ऐसी चीज को स्वीकार करता है जो डिस्काउंट स्ट्रैटेजी इंटरफेस को पूरा करती हो। ठीक है। मैं आपको इसका एक असली उदाहरण देती हूँ। एक प्रोजेक्ट पर हमें कई पेमेंट गेटवे, स्ट्राइप, पेपैल, रेजर पे इंटीग्रेट करने थे। हमने हर गेटवे के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बना दी। राइट।
इससे जब क्लाइंट ने कहा कि एक और नया गेटवे जोड़ना है तो हमें पुराने कोड को छूना भी नहीं पड़ा। सिर्फ एक नई स्ट्रैटेजी स्ट्रक्ट जोड़ दिए। हाँ, बस ये पैटर्न तब जिंदगी बचाता है जब आपको पता हो कि भविष्य में चीजें बदलेंगी। इन सभी पैटर्न्स को देखने के बाद मुझे एक ओवरआर्चिंग थीम नजर आ रही है। क्या? ये सभी पैटर्न्स जिम्मेदारियों को सही जगह पे रखने और सिस्टम के हिस्सों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखने के बारे में। हाँ, ताकि बदलाव करना आसान हो। बिल्कुल। क्या इन विचारों के पीछे कुछ मूलभूत सिद्धांत भी हैं? हाँ, बिल्कुल। और वे सिद्धांत इन पैटर्न से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। स्रोत में जिनका जिक्र है वे GRASP प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। GRASP? हाँ, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर पैटर्न्स का संक्षिप्त रूप। ये हमें बताते हैं कि कौन सा काम किसे करना चाहिए। ठीक है, जैसे? उदाहरण के लिए इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट का सिद्धांत कहता है कि कोई भी काम करने की जिम्मेदारी उस क्लास या स्ट्रक्ट को दी जानी चाहिए जिसके पास उस काम को करने के लिए जरूरी जानकारी हो। अच्छा। स्ट्रैटेजी पैटर्न ठीक यही करता है। प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को यह नहीं पता कि डिस्काउंट की गणना कैसे करनी है, वो ये काम डिस्काउंट एक्सपर्ट को सौंप देता है। समझ गया। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि लो कपलिंग और हाई कोहेजन भी इसी से जुड़े होंगे। बिल्कुल, हमने इन शब्दों का इस्तेमाल कई बार किया है। ये दोनों अच्छे डिजाइन की नींव हैं। लो कपलिंग का मतलब है कि आपके सिस्टम के हिस्से एक दूसरे पर कम से कम निर्भर हों। मीडिएटर पैटर्न का मकसद कपलिंग को कम करना ही है। और हाई कोहेजन का मतलब है कि एक स्ट्रक्ट या मॉड्यूल का एक ही अच्छी तरह से परिभाषित काम होना चाहिए। जैसे हमारी डिस्काउंट स्ट्रैटेजी स्ट्रक्ट्स। एकदम सही। उनका कोहेजन बहुत ज्यादा है। वे सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की गणना करती हैं और कुछ नहीं। जब आप इन सिद्धांतों को समझ जाते हैं तो आप सिर्फ पैटर्न्स को रटना बंद कर देते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अपनी समस्या के लिए सबसे अच्छा डिजाइन कैसे बनाया जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये साफ है कि गैंग ऑफ 4 के बिहेवियरल पैटर्न्स आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। वो क्या है? उनकी प्रासंगिकता कोड की रेसिपी की तरह नहीं, बल्कि समस्याओं को सुलझाने के लिए वैचारिक उपकरणों की तरह है। बिल्कुल। गो जैसी भाषा में हमें उन्हें आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बल्कि उनके पीछे के मकसद को समझना है। हाँ, और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए गो के सबसे स्वाभाविक तरीकों का इस्तेमाल करना है। जैसे इंटरफेस, फर्स्ट क्लास फंक्शंस और चैनल्स। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है जिस पर हर डेवलपर को सोचना चाहिए। क्या सवाल? असली कला सिर्फ इन पैटर्न्स को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन्हें कब, कहाँ और कैसे लागू किया जाए, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी कब लागू नहीं किया जाए। ये तो बहुत गहरी बात है। कभी कभी एक सरल फंक्शन एक जटिल स्ट्रैटेजी पैटर्न से बेहतर होता है। एक गो डेवलपर के लिए चुनौती ये है कि वो भाषा की सादगी के दर्शन का सम्मान करे और इन शक्तिशाली पैटर्न्स का इस्तेमाल तभी करें जब समस्या की जटिलता वास्तव में इसकी मांग करती हो। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या पैटर्न्स के साथ जरूरत से ज्यादा इंजीनियरिंग करना बिना किसी पैटर्न के कोड लिखने से ज्यादा बड़ा खतरा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर प्रोजेक्ट के संदर्भ में अलग होता है।